हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2024 के लिए, यानी 24-25 के लिए जो जब भी एग्जाम हो जाए, जो कि पिछले साल का पेपर हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर 2018, जिसका जो कि 20 अगस्त शिफ्ट थर्ड CBT 1 हुआ था, जिसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस देखने वाले हैं। इसका ये पार्ट 2 वीडियो है, यानी 20 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो कहने का मतलब इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में करा दिया था। तो बचा 40 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, और बिल्कुल सटीक तरीके से करेंगे कि एग्जाम में भी हम लोग को आसान हो करने में, और कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको मिटा दें। आप लोग बने रहिए और देखिए सही तरीका। देखिए इस प्रश्न को, एक घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक, यानी इसमें घन की बात कर रहा है, एक घन का बात कर रहा है और एक वर्ग का बात कर रहा है। चलिए इधर इधर बनाते हैं। घन तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह का घन होता है, क्योंकि नहीं, अगर नहीं जानते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका घन बनता है। यानी घन कहने का मतलब वो छक्का गोटी का वो नहीं देखे हैं, जो क्यूब रहता है खेलने वाला, वो उस तरह जिस पे 6 नंबर लिखा होता है, वो घन है। और आपका एक वर्ग है, वर्ग। ठीक, तो हमारे पास दो चीजें, एक घन है और एक वर्ग है। ओके, किसी ये ओके, एक घन है। ठीक, इसकी भुजा को हम A मान लेते हैं और इसकी भुजा को हम कुछ और मान लेते हैं B। दोनों को मान लीजिए, जो प्रश्न कर रहा है उस हिसाब से चलते हैं। ठीक, कि घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो लंबाई का योग के इसमें टोटल कितने किनारा होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 12 किनारा, और एक भुजा की को हमने A माना है, तो इसका मतलब 12A बराबर में बोला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा यानी 4 गुना भुजा है कि नहीं, 4। इसकी भुजा को हमने क्या माना है, B। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या निकलेगा, 4 तिया 12। निकाल सकते हैं कि B बराबर जो है 3A है, कह सकते हैं आप। चलिए चलते हैं इधर, जो आगे कर रहा है। घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान के बराबर है। ठीक, यानी घन का आयतन बोल रहा है, घन का आयतन और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल है संख्यात्मक मान। ठीक, तो घन का आयतन क्या होता है, तो ये तो B बराबर क्या है, वर्ग की भुजा। हम B माने क्या, वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इधर कहने का मतलब B बराबर, यहाँ से मान निकल कर आया 3A के बराबर। तो इसका मतलब 3A का स्क्वायर, 3A का स्क्वायर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ओके, और घन का आयतन क्या होता है, यानी भुजा क्यूब, यानी A का मान चाहिए, कहने का मतलब A का। तो यहाँ से A बराबर हम क्या कह सकते हैं कि 3B/3। क्या हम ये चीज कह सकते हैं A बराबर, इसको अगर 3 को इधर लेते आए तो B/3, तो इसका मतलब B/3 का क्यूब, यही ना, B/3 का क्यूब। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो ये B³ 3 9 27 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 3 9 A स्क्वायर। यही तो होगा कि नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल यही होगा। या तो यहाँ पर देखिए
चलिए यहाँ से रहने देते, दोनों को एक के टर्म में अगर लिखते हैं तो और ज़्यादा आसान होता है। a बराबर b/3, a बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक a आ गया और एक b आ गया, हम चाह रहे थे कि दोनों साइड या तो b आए या तो a आए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी था तो b क्यूब बराबर 3 3 9 3 27 इतना था। चलिए इसको और अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसको पहले हमने सॉल्व नहीं किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, b की क्यूब बराबर 27 गुना 9a², यही ना। तो b बराबर क्या है, 3a, b बराबर क्या है 3a, तो b के जगह पर हम 3a को पुट कर सकते हैं, 3a क्यूब यानी इधर 27 गुना 9a² कर सकते हैं कि नहीं, 9a²। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ से कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ से 3 3 9 3 27 a³, 27 a³, इसको हल कीजिएगा तो, और ये आपका कितना होगा 27 गुना 9a²। तो a² से ये क्यूब कटा तो a बचा, यहाँ पर ये 27 से 27 कट गया, तो a बराबर 9 आया। अब थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर a बराबर कितना आया 9। ओके, तो हमें चाहिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो वर्ग की एक ओर की लंबाई, नहीं वर्ग की भुजा पूछ रहा है, घुमा फिरा क्या पूछ रहा है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा को b माने, और जो कि b बराबर कितना है 3a, यानी यहाँ पर a बराबर कितना आया 9, हमें b निकालना है, तो b बराबर कितना है 3a, तो b बराबर 3, a के जगह पे 9, तो b बराबर कितना हो गया 27। ओके, तो ये आपका 27 इकाई आंसर हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए ये मात्र 22% लोग सही किया है कि नहीं। तो नेक्स्ट कीजिए, चलिए पहले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। देखिए डाटा एनालिसिस का जो क्वेश्चन है, इसमें कैसे इसको करना चाहिए, क्वेश्चन भारी नहीं होता है और स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को देखकर छोड़ देते हैं। लगभग इसका 90% क्वेश्चन इजी ही होता है, मात्र 10% ही भारी होता है। ऐसा नहीं कहते कि सभी क्वेश्चन इजी होते हैं, नहीं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं डाटा एनालिसिस का। तो इसको करते हैं। इसमें कहा रहा है कि इस पहले इधर मत पढ़िए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पढ़िए इस तरह के क्वेश्चन में। ओके, तो चीनी की उपज 6000 टन है, तो गेहूं की उपज कितनी होगी। तो यहाँ पर अब डाटा की ओर देखना है। चीनी ये यानी शुगर, जिसका मान पाई चार्ट में कितना दिया है 80, यानी 80 रियल में यहाँ बोल रहा है कि 6000 है, 80 का मान 6000। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है गेहूं की उपज, गेहूं का क्या है ये, और यहाँ पे पाई चार्ट में कितना दिया है 100, तो हमें 100 का मान पूछ रहा है, 100 का मान पूछ रहा है, क्या आप समझ रहे हैं। तो 100 का मान निकालनी है हमें। ओके, तो 100 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैसे, क्या हम इसको 20 बना सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, 4 से भाग देकर इसको 20 बना सकते हैं। तो 4 से अगर इधर भाग दिए लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी 4 से भाग दीजिए, तो इसका मतलब इधर 4 से भाग देंगे तो 1500। क्या अब इस 20 को हम 100 बना सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, 5 से गुना करके। तो आप इधर भी 5 से गुना कर दीजिए ना, है कि नहीं।
तो 100 बराबर 15 × 5 = 75, डबल 0 चिपका दीजिए, 75, 100 आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। देखिए सभी क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगते, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि समझाने में भले टाइम लगता है लेकिन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होती है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं, इन चारों का एलसीएम निकालिए। 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल देना है, जो कि निकालिए। मेरे उम्मीद से कोई दो कट सकता है, हाँ ये दोनों कट सकते हैं। 5, 3, 7, 4। अब मेरे उम्मीद से कोई संख्या नहीं कटेगा, तो बस इसको गुना कीजिए टोटल को, यानी 2 गुना 5 गुने 3 गुना 7। आपको एलसीएम तो निकालने आता ही होगा, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ जो तो इसमें कोई ज़्यादा जरूरी है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए 7 या 21, 21 चौके 84 और 5 दूनी 10 यानी गुना 10, कितना आया? 840। अब जो एलसीएम आया उसमें जो शेषफल दिया है उसको ऐड कर दीजिए, कितना आया? 844। यही आपका राइट आंसर है। ओके, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो एलसीएम निकाल के जो शेषफल दिया है उसको ऐड कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ये जी के आ गया, इस सबको बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को कीजिए। 6x - 5y + 11 = 0। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में शुरू से ही चलते जाना है। जीके आए तो जीके अटेम्प्ट कीजिए, मैथ आए तो मैथ, रीजनिंग आए तो रीजनिंग। यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं ताकि एक बार सहूलियत होगा करने में और हमें कराने में भी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, 2 समीकरण दिया, कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या हो? जब कोई हल ना हो तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये होता है। बात समझ रहे? यानी जब कोई हल ना हो तो ये नॉट इक्वल टू यहाँ पर लग जाता है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये काम करता है जब कोई हल ना हो तो। अब a1 b1 ये सब है क्या? तो जो इस x के आगे में है वो a1 है, जो इस x के आगे में वो a2 है, जो इस y के आगे में है वो b1 है, और जो इस y के आगे में वो b2 है। तो इसको तो लेना नहीं है, c वाले को लेना नहीं, इसको लेना है। a1/a2 b1/b2, यही ना? तो यहाँ पर देखिएगा a1 क्या हो जाएगा? 6, x के आगे में क्या है? 6। a2 क्या है? x, इस x के आगे में क्या है? 15। b1 क्या है? इस y के आगे में क्या है? -5। और इस y के आगे में क्या है? प्लस का k। प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 6 के बराबर -5 गुना 15, यही ना? तो k बराबर क्या होगा? -5 × 15/6, यही ना? तो इसको कटाइए 3 से, 2 बार में, 3 से 5 बार में, तो ये कितना आया? -25/2। और इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा -12.5। यही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस में 12.5, 12.5। नेक्स्ट इसको कीजिए। आप भी रोककर पहले क्या कीजिए, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा मेरे उम्मीद से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, sin 4a माइनस cos 4a बराबर 1 हो तो a/2 का मान क्या होगा? अगर डिग्री जो है यानी कोण जो है 0 से बड़ा और 90 से
छोटा या बराबर, 90 से छोटा या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन 4a माइनस कोस 4a। इसमें आप हीट एंड ट्रायल रूल लगा सकते हैं। अगर हम, कहने का मतलब यहाँ पर कुछ मान रख दें, a का मान अगर 90 या 30 या 60 कुछ भी रख दें, अगर 60 रख दें यहाँ पर, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो आपका आंसर होगा √3/2। यही होता है ना साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 का मान यानी साइन 60 यानी ए के जगह पे 60 डिग्री लिए, तो क्या होता है √3/2। तो यहाँ पर 4 बार पावर कीजिएगा। हालांकि और इसको छोटा करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, इतना सा को हम ये चीज लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल होना चाहिए बराबर में 1। तो ये क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये बचा। अब इसको हम यहाँ 1 से गुना होगा या ना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, या तो यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर मान अब बैठा सकते हैं क्योंकि अब छोटा हो गया। अब क्या हो गया, सिर्फ इतना सा बचा, साइन ए स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ पर मान बैठा सकते हैं कि इन दोनों का मान रखकर 1 कैसे पूरा सकते हैं। अगर हम 30 रखते हैं, क्योंकि यहाँ a/2 यानी a का मान जो भी होगा यहाँ आधा करके दिया है, a का मान जो भी होगा यहाँ आधा करके दिया होगा। तो 80 तो आप रखने के लिए छोड़ दीजिए, पहले जो पॉसिबल हो सकता है, और इसको डबल कीजिएगा तो ये 120 हो जाएगा। इसको डबल करके देख सकते हैं, यानी 30 दिया है तो इसका मतलब 60 रखिएगा। यहाँ पर एक जगह पे क्या रखिएगा 60। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1। अगर पूर जाए तो समझिएगा कि वो ऑप्शन राइट है। जैसे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 यानी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। कोस 60 डिग्री का मान कितना, हाफ का स्क्वायर। इसको हल कीजिए, देखिए 1 पुरता है तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4 माइनस ये क्या होगा 1/4। तो यहाँ से ज्यादा और हल कीजिएगा इसको ज़्यादा, तो यहाँ से 4 यानी 3 में 1 गया 2 नहीं 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो 1 बचा है, ये आंसर हो सकता है। हालांकि मान रखकर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हम रखते हैं, देखिए चलिए इसका मतलब ये 45 है तो इसका 90 लेना होगा, क्योंकि यहाँ a/2 यानी आधा दिया है, आधा ये जो ऑप्शन में दिया है a का आधा मान दिया है, तो इसको डबल कर दें तो साइन 90 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसको सोल्व करें तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर। कोस 90 डिग्री का मान कितना है 0, 0 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0, तो 1 में 0 गया तो कितना बचा 1। इसका मतलब 1 आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये मार सकते हैं, तो हिट एंड ट्रायल रूल भी यूज कर सकते हैं और जल्दी बनेगा, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि 45 है। नेक्स्ट चलिए ये साइंस का क्वेश्चन, एक 5 किलो की वस्तु को 4 मीटर उठाया जाता है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो यहाँ पर आप mgh भी लगा सकते हैं, mgh है कि नहीं।
तो यहाँ पर m का मान कितना है, गुरुत्वाकर्षण बल जो निकलेगा, m का मान कितना है 5 kg, g का मान 10 यानी ऊपर उठा रहा है। अब यहाँ पर एक लॉजिक है, अगर ऊपर उठा रहा है तो g का मान आपको माइनस में लेना है, g का मान माइनस में। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो g का मान प्लस में लेना है। बात समझ रहे? तो यहाँ पर g का मान 10 दिया है और माइनस में लेना है। h कितना है 4 मीटर। बस इसको कीजिए 5 चौक 20 माइनस 10 200 जूल। क्या गया कर माइनस 200 जूल आएगा, ये नहीं कि प्लस। अगर ऑप्शन में नहीं रहता माइनस 200 तब आप 200 जूल मार सकते थे, अगर ऑप्शन में माइनस है तो आपको माइनस वाला मारना होगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं इसको। कीजिए, इजी है, बहुत इजी है। अधिक किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 34% की आवश्यकता है, तो 40 में से उत्तीर्ण अंक कितना होगा? इसका मतलब टोटल 40 अंक ही है, उसका 34% निकाल दीजिए। 40 का 34% निकालना है। 34% को हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा 100, तो यहीं डायरेक्ट क्यों ना कर दें। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो एक जीरो तो कट गया, 4 चौक 16, 4 दिया 12 2 14, यानी 14/10। इसको भाग दीजिएगा तो 14.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन कीजिए। ये वाला तो आप लोग को फार्मूला है, क्या कहते हैं, याद हो जाना चाहिए था जब इस तरह से दिखे। सिर्फ वॉवेल वाला है, यानी ए ई आई ओ यू, यही तो है। तो इसमें से दिखी क्या, ए दे दिया है तो बचा क्या इधर ई, उसके बाद आई ओ यू, बस ये मारिए। वॉवेल चुनना था और इसमें तो था नहीं कुछ। नेक्स्ट चलिए इस सवाल को कीजिए। मात्र 50% लोग सही किए हैं। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आती है, तो ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड मानने पर स्रोत से प्रवर्तक सतह की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई दीवार है, इसके बीच कुछ दूरी है कि इसने कुछ बोला मुंह से और वो आवाज यहाँ टकराया, फिर यहाँ तक लौटा, इसके कान तक पहुंचा, तो 3 सेकंड लगा। कितना लगा? 3 सेकंड। तो पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, दीवार तक की दूरी क्या है? तो करना क्या है, देखिए अगर हम 3 सेकंड टोटल लेते हैं तो ये आने जाने का ना समय है कि इधर से गया 1.5 सेकंड में, 1.5 सेकंड में आया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1.5 सेकंड लगा होगा, क्योंकि 3 सेकंड में वापस आती है प्रतिध्वनि, 3 सेकंड में वापस आती है, यानी जो बोलता है उसके बाद टकरा कर यहाँ तक जाता है, तो 3 सेकंड टोटल लगता था। हमें सिर्फ एक ही साइड कर लेना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय, क्योंकि दूरी तो यही सिर्फ है। अगर हम टोटल टाइम टी ले लेते हैं, इसका मतलब डबल समय ले रहे हैं, है कि नहीं? यानी उस हिसाब से डबल दूरी निकल जाएगा। तो इसलिए हमको एक ही इसका टाइम का आधा लेना है। ध्वनि की चाल यहाँ पर कितना दिया है, यानी आपको एस जो दिया है, स्पीड जो दिया है 342 मीटर पर सेकेंड, ये 1.5 सेकेंड हमने ले लिया है, ठीक टाइम। बस आप कर दीजिए, आप लगा सकते हैं D बराबर ST। D जहाँ दूरी है, S आपका चाल है, स्पीड, T आपका समय है। तो S का मान 342, T का मान, आप 1.5 से गुना करने में आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको डायरेक्ट 3/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। यहाँ से ये इतना मीटर निकल कर आ जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा 171 गुना 3, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 17 51 513 मीटर। कितना हो गया 513 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
चलिए इसको कीजिए। यह सवाल बहुत अच्छा है और बार बार पूछा जाता है इस तरह से। हम इसका आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। आप लोग को याद रखना है CFR K। इसमें पूछा है कि केल्विन में कमरे का तापमान क्या है। तो ओरिजिनल में आपको पता होना चाहिए कि कमरे का तापमान होता कितना है। तो आपका आंसर होना चाहिए 27 डिग्री C होता है, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतना होता है। तो ये हमने ट्रिक बनाया है 5945 C के नीचे 5, F के नीचे K, F 9, R के नीचे 4 और K के नीचे S, यानी C सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, R रेडियन, K केल्विन। तो हमें चाहिए यानी केल्विन में, किस में चाहिए? केल्विन में। और हमें पता किसका है? सेल्सियस में। किसका पता है? सेल्सियस में। मतलब FR का हमको जरूरी नहीं है, हटा दीजिए, FR का जरूरी नहीं है कि नहीं। बस C/5 बराबर K/5। लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचिएगा, C में आपको -0 लगाना है, K में -273 लगाना है। तो C में 0 -0 लगाए या ना लगाए कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन K में 273 लगानी होगी, है कि नहीं। तो अब इसको हल करते हैं। ये 5 से 5 खत्म, तो C बराबर सीधा सीधा आया क्या? K - 273 हम निकालने के लिए बताएं। हालांकि आप इतना याद रख सकते हैं, C के बराबर इतना होता है। तो C का मान हमें पता है कितना? 27 डिग्री C। ओके, और K का मान कितना है? -273। इसको हल कीजिएगा तो K बराबर क्या आएगा? 273 प्लस 27, यानी कहने का मतलब K बराबर 300 डिग्री केल्विन। केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर 300 केल्विन होगा। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हमारे लिए ट्रिक था। हम भी जब स्टार्टिंग में तैयारी करते तो उसी समय हम लोग ट्रिक बना लिए थे और अभी तक काम आता है। तो मैं चाहता हूँ वो ट्रिक आप लोग भी सीखें। नेक्स्ट देखिए, इसमें कैसे चुने? समूह से संबंधित नहीं है, इसमें सीधा सीधा देखना है। सब ये जो कटकुट कर रहा है सभी को बराबर हिस्से में बांट रहा है। कोई ऐसा फिगर होगा जो बराबर हिस्से में नहीं बांट रहा है, तो आपको दिखेगा ऑप्शन D जो कि बराबर हिस्से में नहीं बांट रहा है। तो ये आपका ऑप्शन D ही अलग है, क्योंकि सभी में देखिए बराबर हिस्से में बांट रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन क्या करूँ दोस्त, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो छोटी नहीं हो पाती है। चलिए इसको देखिए। निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा अक्षर क्रिकेट और कबड्डी खेलने वालों को दर्शाता है और कौन सा तीनों खेल को दर्शाने वाला खेलने वाले को दर्शाता है? ठीक है, यानी पहला जो लाइन कहा कि जिसमें क्रिकेट और कबड्डी खेलने वाले हो, यानी इसमें आना चाहिए और इसमें आना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि ये टी ऐसा बंदा है जो कि क्रिकेट और कबड्डी खेल रहा है। और दूसरा कौन सा अक्षर है जो तीनों को दर्शा दे? तीनों देखिए, क्योंकि इसमें भी फुटबॉल में भी आना चाहिए, तो ये एस जो है वह तीनों में आ रहा है। तो एस यानी टी और एस, आपका जो आंसर होना चाहिए टी और एस। ये टी, यहाँ पर एस टी लिखा है तो एस टी भी चलेगा, है कि नहीं? ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ईजी ही होता है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आप देख, इससे आपको एक चीज आइडिया लगेगा कि हाँ, रेलवे में जो टीसीएस पूछती थी वह किस तरह का क्वेश्चन पूछता था, और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है आने वाले एग्जाम के लिए, है कि नहीं? और आपको पता है कि टीसीएस अगर एग्जाम लेगा तो जो क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछेगा, जो क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछेगा, जो क्वेश्चन एलपी में पूछेगा, वह सभी में घुमा फिरा के पूछता है। मैं इस चीज़ को आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमने लगभग का सेट मारा है, ग्रुप डी का भी मारा है, एनटीपीसी और एलपी सभी का सेट हमने मारा है, और देखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलता है। क्योंकि टीसीएस जितने भी एग्जाम लेते हैं, यहाँ तक कि जो हमने सीएचएसएल का एग्जाम दिया था उसमें भी
पूछा था उसमें भी सेम टू सेम ग्रुप डी वाला क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसलिए टीसीएस जब एग्जाम ले रही है तो कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन को अनेक एग्जाम में पूछ सकता है। और ऐसा नहीं कि दोस्त हमने एग्जाम नहीं निकाला है, हमने भी निकाला है एग्जाम, एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का निकाला है, एनटीपीसी सीबीटी 1 भी निकाला है और सीबीटी 2 भी निकाला है दोनों, और ग्रुप डी भी हमने क्वालिफाई किया है। तो हमें पता है कि दोस्त कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप से पूछता है। इसलिए हम सभी को सजेस्ट करेंगे कि एग्जाम देने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 20 पेपर जरूर लगाइए। आपको फायदा नहीं मिलेगा तब कहना कि मंडल जी आपने गलत कहा। हमने इस चीज को एनालिसिस किया है, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बाकी बात वो आपकी इच्छा। और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करता है लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करता है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं वो, अन्यथा आप लास्ट तक रुकिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा और इसमें क्या सुधार करनी चाहिए, या हो सकता है आपके लिए कोई अच्छा किसी भी क्वेश्चन का अच्छा सॉल्यूशन हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो सकता है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारे और भी जो साथी हैं उसको समझ सके। नेक्स्ट देखिए, कीजिए इसको। इस सब में देखिए टाइम इस सब को पढ़ने में मत व्यस्त कीजिए, आप डायरेक्ट कथन पढ़िए और निष्कर्ष पढ़िए, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब पढ़ने में टाइम वेस्ट जो कीजिएगा कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार ये चीज को कहता हूँ, जहाँ पढ़ने का जरूरत हो वहां पढ़िएगा, लेकिन इस सब क्वेश्चन में नहीं। सभी हेलीकॉप्टर बाइक है, कुछ मोटरसाइकिल बाइक है। तो हमने चलिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वह वाहक है, यानी वाहक के अंदर आता है, वाहक बाइक नहीं वाहक। तो वाहक को हम भी मान लेते हैं। और कुछ मोटरसाइकिल वाहक है, यानी कुछ मोटरसाइकिल का जो हिस्सा है वह वाहक के अंतर्गत आता है। ठीक, अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल है। इसके बारे में कोई तो संबंध ही नहीं दिख रहा। हो सकता है लेकिन इस कथन ने नहीं कहा है, होने का हो सकता है। इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए एच मतलब हेलीकॉप्टर, यहाँ पर हम बना रहे हैं भी, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं एम, लेकिन कथन के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कन्फर्म नहीं कर सकते, है कि नहीं। हो सकता है ऐसे, लेकिन हो सकने वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया होगा। कुछ मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर है, कुछ मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर है, कुछ मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर है। नहीं हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकते। ना तो कन्फर्म 1 कह सकते, ना कन्फर्म 2 कह सकते हैं। निष्कर्ष 2 कन्फर्म नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होना चाहिए ना तो 1 ना ही 2, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, अगर कन्फर्म रहता तो आप कह सकते थे हाँ ये कन्फर्म है। जैसे हम यहाँ पर देखिए आंसर भी इसका शो कर देता हूँ, है ना। नेक्स्ट जी, इसको मिटा दें। ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए इसको कथन कर रहा है, चीन एक साम्यवादी देश है। ठीक है, दुनिया के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। यहाँ तो भाई सिर्फ चीन का बात किया है, दुनिया यानी पूरे संसार की तो बात किया नहीं। तो यहाँ पर दुनिया दे एक एक्स्ट्रा चीज दे दिया तो वो गलत है। दुनिया में कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है, हो सकता है, लेकिन सिर्फ कथन में तो चीन की बात कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ये भी गलत। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। देखिए कथन जितना सा कहता है उसी पर चलना है, अन्यथा दूसरे चीजों पर दिमाग ही नहीं लड़ाना है। हो सकता है अगर होने वाला ऑप्शन देता तो हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है निष्कर्ष में। बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए। यदि भी आई एक स्थिरांक है तो इसे क्या कहेंगे।
हम तो कहते हैं कि कोई सूत्र अगर भी आई इस सबसे कोई रिलेटेड है तो आपको यहाँ से एक सूत्र मिलेगा v बराबर आई आर। क्या ये सूत्र आप देखें तो आपका जवाब होगा कि हाँ, लेकिन यहाँ पर है क्या v बाय आई, तो v बाय आई को इधर उठा के लेते हैं तो इधर बचा क्या r, तो इसका मतलब ये प्रतिरोध r क्या है, प्रतिरोध, इसे क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध। सूत्र से ही निकाल के लिख देना है और कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको कीजिए। एक दशभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात कितनी, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, विकर्णों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ की n भुजा है। तो यहाँ पर कितने भुजा बोला है, 10 भुज, तो n का मान 10 लेना है और 10 में 3 को घटा दीजिए और भगा 2, तो 10 और 10 में 3 गया कितना, 7/2, तो ये कट गया, कितना आया 35, तो ये आपका 35 राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला रख लीजिए और या तो कहीं नोट कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, है कि नहीं। मच्छर भी लग रहा है दोस्त, क्योंकि देखिए पंखा बंद करने के बाद मच्छर लगने लगता है और पंखा चालू रहेगा तो नॉइस आएगा ज़्यादा। अभी हो सकता है कम नॉइस आता हो। तो चलिए देखते हैं दोस्त, लेकिन आप लोग से शिकायत, वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। क्या कीजिए, लाइक कमेंट कीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, चलिए और बनानी चाहिए। अगर दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो दोस्तों के लिए हमें भी कुछ करनी चाहिए। तो कीजिए, ये बोर्ड मास का है, इस सब प्रश्न में आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बोर्ड मास रूल तो जानते ही होंगे। यहाँ पर देखिए कि 4 + 1/6 ये ब्रैकेट शुरू हो गया, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट का पहले काम करना होगा हम लोगों को, है कि नहीं। तो इसको हल कीजिए कहीं पर, तो -10 गुना क्या है 25, यहाँ पर इसको इसके अंदर भी इसको हल करना है, तो -13 -16 और 25 में 16 गया तो कितना बचा 9, कितना बचा 9, यहाँ पर ये गुना है तो इसका मतलब गुना 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी भी ब्रैकेट हटेगा नहीं, -10 गुना 9, अब क्या है भागा, क्या है भागा 5। तो आप यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 5 से 2 कट जाएंगे तो कितना आया -18, क्या आया -18, 4 गुना 1/6 गुना -18, 9 दूनी 18। अब बोर्ड मास का रूल लगाइए, आसानी से कीजिए इसको, कुछ है नहीं। यहाँ पर प्लस था दोस्त, यहाँ पर का 4 के बगल में प्लस, तो 4 प्लस ये सॉरी देखिए यहाँ पर -5 है, -5 थोड़ा सा मिस्टेक के वजह से यहाँ पर, तो ये प्लस का 18 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 18, तो 6 तिया 18 यानी बच गया कितना 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, ये आपका 7 राइट आंसर है। आप थोड़ा सा इसको बेसिक से करने की कोशिश कीजिएगा, हमने तो यहाँ पर डायरेक्ट हल करके यहाँ पे लिखते गया, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर गया, थोड़ा सा ज़्यादा सोच कर कीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग हो सकता है उतना अलग से सॉल्व ना कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी डाटा एनालिसिस का है, कीजिए इस क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन में कहा क्या है कि आप जो है पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद इधर का देखना है। पहले आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए कि इधर क्या है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, इसका मतलब कुल पूछ रहा है, जो भी है डाटा, जितना भी डाटा दिया है उसका कुल पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 12, यहाँ पर 14, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10,
यहाँ पर पाइनएप्पल कितना है 8, बस सबको ऐड कीजिए 12 14 26 6 32 10 42 8 50, तो टोटल कितनी है 50। और या तो आप लिख कर भी सोल्व कीजिए, आपको उसमें लिखने में टाइम लगेगा, यहीं पर लिखिए और जोड़ दीजिए मनी में, है कि नहीं। तो इस सब क्वेश्चन में अगर आप पेन उठाते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, इसका आंसर 50 था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इक्कीस 55 19 45 17 35, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज चल रहा है कुछ इस प्रकार से। हम लोग डायरेक्ट उलझाने वाला काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो आंसर तक पहुंचेगा उस तरह से हम आप लोग को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से ये 2 घटा है, यहाँ से फिर 19 में 17 कैसे -2, तो 17 में -2 कीजिए कितना 15, क्योंकि ऊपर भी वही सीरीज चल रहा है। देखिए 55 में 10 घटाए तब जाकर 45 बनाया, 45 में 10 घटाए तब जाकर 35 बनाया, तो इसका आगे में जो आएगा कहीं ना कहीं 10 घट के आएगा, लेकिन हमें यहीं तक में पूछ लिया है, यहीं तक में 17 से जो घट के आएगा 15, बस रही है, यही राइट आंसर है 15, है कि नहीं। नेक्स्ट चलिए करते हैं नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन, एक ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुने है, ठीक है। ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी का n गुना है, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी पृथ्वी का त्वरण का n गुना है, यानी n गुना कहने का मतलब पृथ्वी का त्वरण का कितना गुना है। तो यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए m है, और पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए r है। लेकिन अन्य ग्रह की, दूसरे ग्रह की जो चर्चा किया है, यानी अन्य ग्रह का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान के 2 गुने यानी 2m के बराबर है। अन्य ग्रह की त्रिज्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2r है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज 2 गुना कर है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी का n गुना है, तो n का मान पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं जो सवाल कह रहा है। g बराबर क्या होता है, यानी त्वरण का सूत्र g बराबर क्या होता है, m/r², यानी बड़ी g ऐसे होता है, छोटी g बराबर सूत्र जो होता है बड़ी g इंटू m/r², ये होता है कि नहीं। त्वरण का सूत्र पृथ्वी के त्वरण के लिए तो कहीं भी लगा सकते हैं ये सूत्र। चलिए अब बैठाते हैं प्रश्नानुसार से। तो इधर का अगर पृथ्वी के तरफ का लेना है तो Gm/r², इधर का लेना है Gm, बड़ी जी का मान कहीं भी चेंज नहीं होता है, नियतांक होता है, फिक्स होता है, स्थिरांक होता है कि नहीं। तो 2m r यानी 2r का स्क्वायर, तो पूछ रहा है n गुना है, पृथ्वी का n गुना है, इसका मतलब इसका n गुना है, n गुना n का मान पूछना है। g से g कट जाएगा, m से m कट जाएगा, r² से r², यहाँ पर टोटल इसका स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका मतलब 2 दूनी 4 r² यहाँ पर होगा, क्या होगा, क्योंकि इस पूरे का नहीं स्क्वायर होगा, और ये त्रिज्या जो है इस पूरे का r² होगा, तो इसका मतलब इस 2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं इतना 4r² है कि नहीं, 4r²। तो यहाँ से ये r² कट गया, तो n बराबर क्या निकला 2/4, तो n बराबर 1/2, ये क्या आंसर आएगा 1/2। ओके, तो अच्छा प्रश्न था,
और बहुत कम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। और यही सब क्वेश्चन होता है जो कि आपको रिजल्ट बनाने में, मेरिट बनाने में काम दिलाता है। रिजल्ट यानी उस सूची में नाम आने में काम देता है। और इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, चलिए कथन क्या कर रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। कोई भी कुत्ता, ये कुत्ता को मान लेते हैं के ये बिल्ली नहीं है, यानी इसका बिल्ली से कोई रिलेशन नहीं है, कुत्ता का बिल्ली से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ बिल्ली चूहा है, यानी इसका कुछ हिस्सा चूहा है, चूहा से रिलेशन है। सभी चूहे सुअर है, और जितने भी ये चूहे हैं वे सारे के सारे सुअर हैं, है कि नहीं। सभी चूहे सुअर हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। सभी कुत्ते चूहे हैं। क्या जब बिल्ली से कोई रिलेशन नहीं है तो कुत्ते से हम कैसे इसका रिलेशन बना सकते हैं। ये संभावना वाली बात हो सकती है। हाँ, सभी कुत्ते चूहे हैं, इसके अंदर में कुत्ता आ सकता है, लेकिन सभी कुत्ता के अंदर में चूहा नहीं आ सकता, क्योंकि वो बिल्ली से हिस्सा है, बिल्ली का कुछ हिस्सा है, और बिल्ली का कोई भी हिस्सा कुत्ता के संपर्क में नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी सुअर चूहे हैं, यानी जितने भी सुअर है वो चूहे हैं नहीं, जितने भी चूहे हैं वो सुअर है। ये बात अगर कहता तो वो सही है, अन्यथा ये गलत है। कुछ सुअर बिल्ली है, कुछ सुअर क्या बिल्ली के हिस्से में आता है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल आता है। आता है कि नहीं? देखिए, सुअर का कुछ हिस्सा बिल्ली के अंदर भी आता है, तो इसका मतलब ये लाइन सही है, कथन 3 सही है। कोई सुअर कुत्ता नहीं है, कोई सुअर कुत्ता नहीं है। तो ये भी बात हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये कुत्ता यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। अभी भी बिल्ली और कुत्ते में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन सुअर से संपर्क हो सकता है। तो ये हो सकने वाला बात गलत, जो कन्फर्म है उसी को मानेंगे। निश्चित रूप से प्राप्त हो किया जा सकता है, ये बात यहाँ से कहा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर यानी निष्कर्ष 3 मेरा सही होगा। ओके, तो ओनली निष्कर्ष 3 यहाँ पर दिया हुआ है। ओनली निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ओके, चलिए इस सबका आंसर में रहता है कि हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन इसलिए मैं इस सबका आंसर शो करवा देता हूँ। देखिए राइट है ना, 80% लोग सही किया है। नेक्स्ट, चलिए ये रेशियो का क्वेश्चन देखिए। पुलक और मनेजा के पास कंचों की संख्या का अनुपात। एक पुलक नाम का कोई व्यक्ति है, एक मेंजा नाम की कोई व्यक्ति है, जिसके पास पुलक, इसका अनुपात अगर देखें तो यहाँ पर 5:9 दिया है, 5:9। फिर इधर जयराम और मेंजा, कोई व्यक्ति जयराम है, कोई व्यक्ति मेंजा है, और इसका अनुपात कितना दिया है? 7:8। 7:8। बात समझ रहे? अब पूछ रहा है पुलक जयराम के पास कंचों का अनुपात क्या है, यानी पुलक और जयराम के पास। तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा होगा कहीं कि ए अनुपात बी का मान कुछ दे दिया है 4:5, बी अनुपात सी का मान दे दिया है 6:2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे पूछ रहा है, तो कोई ना कोई तरीका तो लगाते होंगे हल करने का, है कि नहीं? तो यहाँ भी वही चीज कीजिए आपके हिसाब से, यहाँ भी वही चीज कर सकते हैं। तो हम तीनों का अनुपात निकाल देते हैं। पुलक, चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ, पुलक, मेंजा और एक व्यक्ति है जयराम। तो हम पुलक और मेंजा तो 5:9 है, लेकिन यहाँ पर जयराम और मेंजा दे दिया है, जो कि हमें मेंजा और जयराम चाहिए था। तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि मेंजा अनुपात जयराम बना सकते हैं। मेंजा के आगे हम कितना 8,
और जयराम के आगे में कितना 7, ये बना सकते हैं। तो अब सीधा हो गया कि नहीं। अब मेंजा के आगे में 8 और जयराम के आगे में 7। जब इस तरह का रहे तो हम लोगों ने निकालने के लिए एक अलग तरीका बताया था कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसके आगे में जो खाली है, खाली जगह में भरिए। जैसे यहाँ पर इस 9 के आगे में खाली है तो 9 ही भर दीजिए। इस 8 के इधर खाली है तो इधर 8 ही भर दीजिए। बात समझ रहे हैं। बस अब तीनों को गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40। और हमसे पूछा किसका है दोस्त, पुलक और जयराम का। इसको तो कुछ करने नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इन्हीं दोनों को ले लीजिए। 9 सते 63, 9 सते 63। क्या अब आपका बन सकता है यहाँ पर 9 सते 63 ये हुआ। तो पुलक और जयराम, पुलक और जयराम का हमने गलती तो नहीं किया। अरे 18 था दोस्त, ये 18 है। 18 क्या है 18। इसका मतलब इधर जो है कि 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, समझिएगा। यहाँ पर जो होना चाहिए वो 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये 18 था, हमने 8 लिख दिया गलती से। 18 बस इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। यहाँ भी यहाँ 18 थी, इसको 18 आप बना दीजिए, सीधा हो जाएगा। या तो आप फिर हमने जो हिसाब लगाया उस हिसाब से कीजिए कि सामने जो खाली है उसको भरिए, इधर जो सामने खाली है उसको भरिए। यानी अब जो निकल कर आएगा ये 18, यानी 5 गुना 18। और इसका तो अब लेना ही नहीं है क्योंकि मेंजा के कोई लेना देना है नहीं, जयराम से लेना है। इसका डाटा को छोड़ दीजिए। अगर इसका डाटा को लीजिएगा तीनों का अनुपात निकल कर आएगा। हमको जयराम और पुलक से मतलब है, ये ना। तो जयराम कितना है, 9 गुना 7 है कि नहीं। ये अनुपात निकल कर आया किसका, पुलक और ये जयराम का। पुलक और जयराम का हमसे पूछा है तो पुलक कितना है 5 गुना 18 और जयराम कितना है 9 गुना 7। तो 9 से ये कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो ये 5 दूनी 10 अनुपात 7। ये तरीका एक अच्छा तरीका, आप ऐसे कर सकते हैं, जल्दी निकलेगा। हालांकि आप वो वाला भी तरीका लगा सकते हैं। जैसे चलिए हम थोड़ा सा आपका वाला तरीका बताते हैं, हो सकता है कुछ लोग उस तरीके से करता हो। जैसे हम यहाँ पर चलिए बताते हैं, अगर समझना ही तो क्यों ना बढ़िया से समझ लिया जाए। पुलक है, फिर मेंजा है, फिर जयराम है। पुलक और मेंजा 5 अनुपात 9 और जयराम मेंजा। तो इसको हम सीधा करके अगर उल्टा कर दें, मेंजा को पहले कर दें और जयराम को बाद में, दिए 18 अनुपात 9 हो जाएगा ये ना। तो ये क्या है 18 अनुपात 9। तो अब इसको कैसे करते थे आप लोग, तो ऐसे करते थे। इसको 13 को गुना 9 नमा 81, फिर इसको सीधा सीधी गुना करते थे। क्या करते थे, सीधा सीधी गुना करते थे। 18 नमा 9 गुना, कुछ इसी प्रकार से आप लोग करते होंगे। या तो हम भी उस तरीके को, शायद वो तरीका से हम करना ही छोड़ दिए हैं। 9 इधर 9, ठीक है 9 करते हैं। 9 नमा 81, फिर इसको 18 नमा बस 18 से, फिर 18 पंचे 90। ये तीनों का अनुपात निकल गया है। तो हमें पुलक और जयराम चाहिए। पुलक और जयराम, पुलक और जयराम। पुलक कितना 90, जयराम कितना 81, यही ना। तो यहाँ से कटाइएगा 9 से 10 बार में, 9 से 9 बार में। कहाँ दिमाग रहता है दोस्त आप लोग भी। ये 7 है दोस्त, कितना है 7। तो यहाँ भी 7 फुट होगा ना, ये 63 हो जाएगा। कितना 9 से 63, यानी 63। तब जाकर ये 9 से 7 बार में कटेगा। तो इस हिसाब से ये भी आंसर हो जाए। ये तरीका हमने करना ही बहुत पहले छोड़ दिया।
इसलिए जो तरीका नहीं रहता है वो गायब हो जाता है। हालांकि ये तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन इससे बेटर वो रहता है। उस तरीके से हम इसलिए बताएं कि आपको थोड़ा सा हम आसान करने उस तरीके का फायदा हम बताते हैं। अगर आपको ए अनुपात बी का मान दिया हो, फिर बी अनुपात सी का मान कुछ दिया हो, और फिर सी अनुपात टी का मान कोई और आगे बढ़ा सकता है। जैसे इसका मान दे दिया हो 4:5, इसका मान दे दिया हो 6:7, इसका मान दे दिया 8:9, तो आपको अब चारों का निकालना होगा। तो अभी जो तरीका बताएं लास्ट में वो तरीका से कीजिएगा तो बहुत लॉन्ग टाइम यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इस तरह से कीजिएगा 4:5, उसके बाद 6:7, उसके बाद 8:9। अब जिसके आगे में जो खाली है उसको भरते जाइए। नहीं, ये कहा 5 इधर खाली है, 5 के आगे में 5 5 5, इधर 7 के आगे में 7 भरिए, इधर 6 के आगे में 6 भरिए, इधर 8 के आगे में तो 8 भरिए। अब यहाँ से आपका ABCD का रेशियो आराम से एक बार में निकली, इसको गुना कर दीजिए। वो एक ए का निकलेगा उसको गुना कीजिए, बी का इसको गुना कीजिए, सी का इसको गुना कीजिए, डी। तो इस तरह से आसानी से आप चार रेशियो का आसानी से निकाल सकते हैं, 4 मान तक का। हालांकि आप उससे कीजिए, देखिए पहले ABC निकालिएगा, फिर उसके बाद CD डालिएगा, फिर निकलेगा CD का, तो वो आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और ये आपका आसान हो जाएगा। इसलिए मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ। हालांकि वो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से करते हैं, लेकिन हमारा काम है थोड़ा सजेस्ट करना, तो कर देते हैं। अन्यथा आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है तभी तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हालांकि अर्धनग्न फकीर को तो आप बहुत फॉलो करते हैं आप लोग, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ। जैसे अर्धनग्न फकीर कहने का मतलब है कुछ लड़कियां वगैरह आती है जैसा मन तैसा कपड़ा पहनकर, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, बस उसके भर के लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो देखकर लगता है कि देखिए हमारे देश की युवा, हमारे देश की जनता कहाँ जा रही है कि नहीं। जहाँ सपोर्ट करना चाहिए वहाँ तो कर नहीं रहे हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ फिर घर की कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मन हरासित हो जाता है और कुछ नहीं। उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो एरो घूम रही है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसमें भी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें देखिएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है कि नहीं। तो बस डी अलग है, समूह से संबंधित नहीं है। चलिए ये हो गया। तो मेरे उम्मीद से टोटल जितने भी क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के और साइंस के, मैंने सभी क्वेश्चन कराया। अब हम लोग शुरू से करते हैं जो जिसमें जीके और जीएस आने वाले हैं। मागदुलना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो यह किस देश से होकर बहेगा? कोलंबिया से। ओके, नेक्स्ट। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल कहने का मतलब जैसे अब डलडा वगैरह, फॉर्चून, रिफाइंड, ये सब जो यूज करते हैं वो क्या है? वनस्पतिक तेल है। तो उसमें हाइड्रोजनीकरण करने में किस रूप में यानी किसका उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं? निकेल का, है कि नहीं। तो ये आपका निकेल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया ये दर्पण वाला क्वेश्चन कि दर्पण छवि क्या होगा। तो दर्पण छवि में देखिए आपको कुछ बात को नोट कर लेना है कि जैसे ए है वह तो हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा आई भी चाहे दर्पण में रहे चाहे ऐसे सेम टू सेम दिखेगा, है कि नहीं। जो अलग दिखेगा दर्पण में उस चीज को आप नोट कीजिए। जैसे 6 आपको अलग दिखेगा, ये 1 अलग दिखेगा, ये Q अलग दिखेगा, ये R अलग दिखेगा, ये V अलग दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन में सीधा दे दिया है तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए Q सीधा दिया है तो इसका मतलब ये दर्पण छवि नहीं हो सकता है।
यहाँ पर क्यों सीधा दिया है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं, वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर और किसी में कोई चीज़ सीधा है क्या, बी के बाद आर और आर के बाद 4, ठीक है, और उल्टा तो बनाया है ए, ठीक है, ए, उसके बाद ए के बाद क्या है क्यू, क्यू भी ठीक है, एक उल्टा करके लिखा है, हाँ 6 को उल्टा करके एच को, यही मेरा राइट आंसर। बाकी बात इसमें देखिए 9 को सीधा लिख दिया है, ये 6 को छो कभी दर्पण में, ये अगर दर्पण इधर लगा दें तो क्या ये 9 बन जाएगा, नहीं बनेगा, यहाँ 9 लिख दिया, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके नेक्स्ट, हो सकता है दोस्त कि हमारी वॉइस उतनी अच्छा नहीं आए क्योंकि उतनी अच्छी माइक हमारे पास है ही नहीं, है कि नहीं, और अच्छी माइक में कम से कम आप समझ सकते हैं 1200-1500 रुपये आराम से लगेगा, जो कि मैं अभी इतना इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। वो आप लोग जब सपोर्ट कीजिएगा, मैं जिस दिन आप लोग 2K सब्सक्राइबर पूरा दीजिएगा उस दिन मैं अच्छी माइक जरूर ले लूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, मैं उस दिन अच्छी माइक जरूर लूँगा। और इस वीडियो पे मेरा टारगेट है कम से कम 200 प्लस लाइक होनी चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन 200 से कम नहीं कीजिएगा, आप लोग जरूर 200 प्लस कीजिएगा ताकि मैं और भी इस तरह के आगे वीडियो बनाऊं। ओके, यहाँ पर देखिए क्या करें, किसने पहली बार पाया कि हर 8वें तत्व के पहले के समान गुण थे, यानी कहीं ना कहीं ये अष्टक नियम के बात कर रहा है। 8वां तत्व मतलब कि ये न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। अगर तीसरे तत्व के बारे में बात करता है कि पहले, और जैसे यहाँ पर कोई तत्व यहाँ है कोई तत्व यहाँ है, तो बीच वाले इन दोनों के द्रव्यमान का आधा इसका द्रव्यमान होगा बीच वाले का, तो ये डोब्रेनर का त्रिक नियम था। मोसले का तो जानते ही हैं, वर्तमान अभी किसका है, मोसले का, मेंडलीव इससे पहले, है कि नहीं, तो वर्तमान में मोसले का, लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से 8वें तत्व के यानी पहले के समान गुण होंगे, तो वह न्यूलैंड का अष्टक नियम था। ओके नेक्स्ट, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मात्र 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन पशुओं का सबसे बड़ा समूह है? देखिए, सबसे बड़ा समूह या संघ कहा जाए तो वो आर्थ्रोपोडा होता है, जिसमें आपका कीट पतंग आता है। आर्थ्रोपोडा कहने का मतलब जिसका जुड़वा पैर हो, और इनमें ज़्यादातर कीट पतंग सब आते हैं, तो ये सबसे बड़ा समूह है। दूसरा आपका होता है मोलस्का, दूसरा समूह मोलस्का होता है जिसमें घोंघा वगैरह आता है, ठीक नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट दोस्त, हम कहते हैं कि मेरे साथ आप ज़्यादा दिन नहीं 10 दिन बनकर देखिए, आपका अगर 30-40 नंबर आता है तो वो आपका 60-65 में कन्वर्ट हो जाएगा निश्चित ही। नहीं हुआ तब आप हमें बोलिएगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनता है जो पानी में घुलकर डैश बनाता है, यानी मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम को जब O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बराबर करने के लिए आप 2MgO लगाते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसको पानी में घोर दीजिए, MgO को आप जल में घोर दीजिए तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आप लोग कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो कि आप लोग इनो वगैरह जो पीते हैं, वही क्या पीते हैं, यही तो पीते हैं। इनो में जो एक प्रकार के क्षार हैं, क्या है क्षार, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय इतिहास तो व्यक्ति किससे संबंधित है? देखिए, अगर किसी राष्ट्र के बारे में पिछली जानकारी प्राप्त करनी हो तो कहाँ से प्राप्त होगा, इतिहास के बारे में। अगर व्यक्ति की पिछली जानकारी प्राप्त करनी हो तो कहाँ से प्राप्त होगा, उसकी जीवनी से। कहाँ से प्राप्त होगा, उसकी जीवनी से। ओके नेक्स्ट, ये तो हो गया।
हाँ ये कीजिए थोड़ा सा आप लोग, 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रबंधन वाले फसल पौधे का समूह है? ठीक है, कायिक प्रबंधन मतलब कि बीज से ना उत्पन्न होकर, जो आपका बीज होता है उससे ना बनकर जड़ से बन जाए पौधा, जड़ से पौधा उत्पन्न हो जाए, तना से उत्पन्न हो जाए, या उसका कोई सा हिस्सा से, बीज से ना होकर कोई अदर हिस्सा से पौधे, नया पौधा बन जाए, तो उसको हम कायिक प्रबंधन कहते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह के पौधे क्या होते हैं, गन्ना क्या बीज से होता है, आलू, केला, ये सब जो होते हैं कायिक प्रबंधन के रूप से होते हैं। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आपका गुलाब का फूल, आप उसका टहनी काट के लगा देते हैं। पत्थर चट्टा का नाम सुने हैं? पत्थर चट्टा, ये पत्तियों से, अगर उसका पत्ती धरती पर गिर गया तो उससे फिर एक नया पौधा बन जाता है। तो ये सब कायिक प्रबंधन के उदाहरण है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे पौधे होते हैं जिसको हम कायिक प्रबंधन नियम से कह सकते हैं उत्पन्न होता है, जो जिसमें बीज का यूज ना हो। नेक्स्ट देखिए, आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन पर भारत किस वैश्विक कंपनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला देश बना है? ये 2018 का क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर फेसबुक है राइट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन नहीं भी पड़ेगा, चलेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट ये हो गया है, ये भी, ये क्या सीबीएसई को 10वीं कक्षा तक अवधारण प्रणाली शुरू करनी चाहिए? हाँ, चूंकि उच्च शिक्षा के लिए निम्न वर्गों में रखी जाने वाली नींव महत्वपूर्ण होता है। हाँ, अगर आप शुरुआत से ही अच्छे होंगे तो आगे भी आपका ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। नहीं, एक छात्र को फिर से उसी कक्षा में दोहराना उबाऊ होता है, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं, जो फेल होगा तो वह फिर से पढ़ेगा कि नहीं, तो ये बात सटीक नहीं है। इसका सिर्फ एक मजबूत है। नेक्स्ट ये हो गया, ये भी करा दिए, ये भी हो चुका है। ये क्वेश्चन, बल के अनुप्रयोग पर किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन डैश होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है F इंटू एस, क्या होता है F इंटू एस। बल कुछ भी हो, लेकिन अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा तो होने वाला कार्य जो होता है वो भी तो शून्य हो जाएगा। मान लीजिए अगर बल 5 ही हो, 5 गुना 0 तो क्या शून्य ही तो होगा, यानी कार्य भी शून्य होगा। तो इसका मतलब विस्थापन शून्य हो, क्या हो, शून्य, तभी जाकर कार्य शून्य होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है, 25 का 1/5 क्या ये है? अगर ये सोच रहे हैं तो ये गलत है, ये आपका गलत है। इसका हिसाब से 5 आंसर होनी चाहिए, जो कि आपका गलत है। यहाँ पर कुछ और बोल रहा है, अगर मेरे तरह आप सोच लिए तो। देखिए यहाँ पर फिर से पढ़िए क्वेश्चन, 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या होगा? 25 को 1/5 से भाग लगाना है, 1/5 से भाग लगाना है। जब इस तरह का टर्म आता है तो क्या करते हैं, जैसे आपको कहीं अगर दिख गया कि 5/6 भागा 6/7, इसको क्या कीजिएगा, 5/6 को ज्यों का त्यों लिखिएगा और ये 7 को ऊपर और ये 6 को नीचे। तो इस तरह सोल्व कीजिएगा। सेम यही यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 25 ज्यों का त्यों, 5 जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा और 1 ऊपर जो था वो नीचे आ जाएगा। तो 25/5 125। तो इसका आंसर आ जाएगा 125। क्या एग्री है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए।
ये आपका पुराना क्वेश्चन है, इसका ओम प्रकाश रावत आंसर है, कर लीजिएगा। हाँ, आदिम वातावरण विघटित हो रहा है, विघटित हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसीलिए तो आदिम वातावरण विघटित हो रहा था। नेक्स्ट, इसको कीजिए। वास्को डी गामा कहिया आया था, जो आने वाला पहला यूरोपीय बना, यही तो कहा है। तो ये 1498 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है कि मीराबाई का जन्म भी जो हुआ था, मीराबाई का जन्म वो भी 1498 में हुआ था। तो इस तरह से ईस्वी से अगर रिलेट करके याद रखिएगा तो थोड़ा एक ईस्वी के साथ 2-4 क्वेश्चन याद हो सकते हैं। हमें तो याद है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को ईस्वी से रिलेट करके याद करता हूँ। लेकिन अब हालांकि देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जितना मायने मैथ रीजनिंग और आपका यानी जीएस वाला भाग, जीके वाला भाग नहीं, जीएस वाला भाग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, यानी साइंस वाला भाग, जनरल साइंस वाला भाग। करेंट अफेयर और आपका जो जीके वाला पोर्शन है, जितना आप मारिएगा उतना आपके सामने वाले भी मारेंगे, क्योंकि करंट अफेयर और जीके में सभी का हाथ उसी तरह रहता है, टाइट ही रहता है। हालांकि इसमें इन तीनों में जो अगर अच्छा कर लिया तो उसका एग्जाम अच्छा निकलेगा, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे भी जो है ना जीके करंट अफेयर कुछ उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन इतना खराब भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं सिर्फ इतना जो एग्ज़ाम निकाला है वो सिर्फ मैथ रीजनिंग और साइंस के वजह से, और कोई क्वेश्चन के वजह यानी और दूसरे तरह के वजह से नहीं। और तीसरा, प्रैक्टिस, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस किया कीजिए। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इसको कीजिए। ये आदमी है, आदमी को क्या, आदमी का रिलेशन यानी उसके एज के बराबर को लेडीज से तुलना कर सकते हैं। तो ये क्या है? लड़का है, इसके एज के जो फीमेल वर्जन होगा उसको क्या कहेंगे? लड़की। क्या कहेंगे? लड़की। ये आदमी है, आदमी के तुलना में औरत का रिलेशन, औरत का तुलना किया है, आदमी को औरत से तुलना किया, तो लड़का को किससे तुलना करेंगे? लड़की से। बस यही बात है और कुछ नहीं। बाकी बात तो आप समझदार हैं ही। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये टोटल कंप्लीट। टोटल हमने ये 21 अगस्त शिफ्ट 3 ऑफिशियल पेपर है, शिफ्ट 3 ऑफिशियल पेपर, जो कि इसका पार्ट 2 हमने करा दिया। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करा दिया है दोनों वीडियो से। तो आप ज़रूर देखिए। और प्लीज़ दोस्त, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि देखिए आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि नहीं, चलिए हमने जो कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। इससे आपको बेनिफिट, आपको ही बेनिफिट है। हालांकि हमें ऐसा नहीं कहते कि हमें नुकसान होगा अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन आपको भी बेनिफिट है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमसे किसी का भला हो रहा है तो हम भी किसी का भला करें, है कि नहीं? तो प्लीज़ दोस्त, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही अच्छा फील कराता है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें सुकून मिलता है कि नहीं, चलिए जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। तो जय हिंद दोस्त, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।